जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री की बुक को। चैप्टर नंबर 1 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखो, पहला सवाल ही चैप्टर के नाम से आ जाएगा कि हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं। अगर हम लोग पढ़े इंडिया के बारे में तो मालूम पड़ता है कि हाँ भैया हम लोग रहते हैं, हमारा प्यारा भारत है तो हम पढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़े एशिया के बारे में तो भी मालूम पड़ता है कि चलो हाँ ठीक है हमारा कॉन्टिनेंट है, हम पढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़ ले ब्रिटेन के बारे में ना तो ये मालूम पड़ता है कि हाँ इन्होंने हम पे 200 साल तक रूल किया, 190 सालों तक हम पे हमारे ऊपर राज किया, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है हमको समझ में आता है। लेकिन फ्रांस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि ना ही हम लोग फ्रेंच बोलते हैं, ना ही फ्रांस ने हमारे ऊपर रूल किया था। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कई सारे आइडियाज़ निकल कर आए। आइडिया निकल कर आया था हमारे पास डेमोक्रेसी का, जस्टिस का, इक्वालिटी का, लिबर्टी का। ये जो आइडियाज़ है ना ये निकल कर आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और आज की तारीख में जितने भी जितने भी डेवलप्ड और पावरफुल कंट्रीज है ना वो सब के सब इन्हीं आइडियाज़ पे चल रहे हैं। अगर आप 2 कंट्रीज छोड़ दो, रसिया और चाइना, बाकी जितनी पावरफुल कंट्रीज हैं, आप चाहे यूएस ले लो, वेस्टर्न वर्ल्ड ले लो, पूरा का पूरा इंडिया ले लो, हम सभी जितने भी देश हैं वो इन्हीं आइडियाज़ के ऊपर चल रहे हैं। इन्हीं आइडियाज़ से हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये आइडियाज़ किस तरीके से इवॉल्व हुए थे और फिर धीरे धीरे यूरोप से बहते हुए एशिया के अंदर फिर इंडिया के अंदर एंट्री लेते हैं। लेकिन हाँ, ये जो डेमोक्रेसी का आइडिया है ना, ऐसा नहीं है कि यही फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरुआत हुआ था। डेमोक्रेसी हमारे इंडिया के अंदर भी था, सबसे पहले इंडिया के अंदर ही था। जो वज्जी था यहाँ पर, जो हमारा एक जनपद था वज्जी, जिस समय मौर्यन, उस वक्त नंद डायनेस्टी था, उस वक्त वज्जी जो था वहाँ पे जनपद था, वहाँ पर डेमोक्रेसी था। लेकिन यहाँ से जो डेमोक्रेसी था वो फैला नहीं, वो जो आइडिया था वो कहीं बाहर नहीं गया और वज्जी खत्म हुआ तो डेमोक्रेसी यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडिया था डेमोक्रेसी का, ये स्प्रेड हुआ था, यूरोप से एशिया के अंदर आया था। तो कहानी की शुरुआत होती है लुईस 16 के साथ। ये जो है अंकल, सफ़ेद बाल वाले जो अंकल हैं, ये है लुईस 16। 1774 की कहानी है। ये बनते हैं किंग ऑफ द फ्रांस। जब एक राजा बनते हैं उस वक्त जो खजाना होता है पूरे साम्राज्य का वो होता है खाली। उसके बाद भी इनके जो खर्चे होते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो यहाँ पर जब इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, उन्होंने खर्चा क्या किया, इनके पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके अंदर मसाल जल रखी है, वो इन्होंने गिफ्ट कर दिया अमेरिका को। मतलब भाई जेब में ढेला, देखने चले मेला, तो यहाँ पर पूरा पैसा खलास हो गया। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पर महंगाई बढ़ गई, जिस वजह से यहाँ पर रिवोल्ट हो गया, क्रांति हो गई। और जितने भी किसान थे वो सब एक साथ आ गए, उन्होंने कर दिया रिवोल्ट, क्रांति। उन्होंने बोला भगाओ राजा को, ये बेवकूफ़ आदमी आके बैठ गया है, पैसा जेब में है नहीं, तुम इतना लुटा रहे हो, खर्चा कर रहे हो। जो राजा था उसको भगा दिया। फिर उन्होंने बोला कि कैसे रूल होगा, उन्होंने बोला संविधान बनाओ। इन्होंने अपना संविधान बनाया। उन्होंने बोला कि यार जो राजा था ना, राजा ठीक ही था अपना, जितना ये बुरा था, लेकिन एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, उसको मारेंगे नहीं, उसको रखो यार। तो उसको बना दिया गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस। जैसे आज की तारीख में इंडिया के अंदर मेन जो पावर है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया के पास है। लेकिन फिर भी एक प्रेसिडेंट होता है, एक पोस्ट के लिए इमरजेंसी लगाना हो जाए, कुछ भी हो, तो छोटी मोटी जो पावर्स होती है ना, एक सिग्नेचर ही करना हो डॉक्यूमेंट के ऊपर। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट तो है ना देश के अंदर। इंग्लैंड के अंदर अगर जाओगे तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, जहाँ पे इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर आता है, लेकिन फिर भी क्वीन तो है ना। तो उसी तरीके एक संविधान लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। तो इन्होंने कहा राजा जी बैठेंगे लेकिन बिना पावर के बैठेंगे, मतलब खाली बैठेंगे कुर्सी पर और आराम करें, उनको कुछ काम करना नहीं है। लेकिन जो पावर्स थी राजा की वो छिन गई। अब राजा जी थे तो बुरा मान गए। बुरा मानने के बाद इन्होंने अपने आसपास के जो राज्य थे उनको बोला कि देखो भैया, आप तुरंत आके यहाँ पे एक हल्ला कर दो, सबको मारो, जो भी हल्ला उठाए, जो भी बोले कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, उसको मार के काट के फेंक दो और यहाँ पर दोबारा से आप किंग का रूल लेकर आओ। क्योंकि अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई तो ये आवाज़ आपके राज्य में भी उठेगी और आपको ही मार के फेंक देंगे ये लोग, फिर बोलेंगे डेमोक्रेसी हमको भी चाहिए। बात सही लगी सबको। अब जब लड़ाइयाँ हुई आसपास के राज्य वालों के बीच और फ्रांस के नागरिकों के बीच, तो जो फ्रांस के नागरिक थे वो जीत गए और जीतने के बाद वो राजा थे उनको मार के भगा दिया गया। अब यहाँ पर तय किया गया तो ये है ना, ये राजा, इसको मार दिया जाए। इसको मार दिया गया और फिर एक प्रॉपर तरीके से रिपब्लिक बन गया था फ्रांस। रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट रहेगा, जो हेड ऑफ द स्टेट रहेगा वो एक इलेक्शन के जरिए आएगा, एक इलेक्टेड पर्सन होगा। पहले रिपब्लिक नहीं था क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन के बिना ही ये बन गया। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक नेशन क्योंकि इंडिया के अंदर एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है, एक इलेक्शन का सिस्टम है जिसके ज़रिए हमारे प्रेसिडेंट को चुना जाता है। इसके बाद देश के अंदर डेमोक्रेसी आ गई, बहुत अच्छा हर चीज़ चल रहा था। फिर जैकोबिन इनकलाब आया, ये सब चीज़ हम देखेंगे चैप्टर के अंदर। फिर 1804 के अंदर एंट्री होती है नेपोलियन की, नेपोलियन द ग्रेट बोलते हैं। नेपोलियन जब आया ना
तो इसने बोला कि ख़त्म करो डेमोक्रेसी। इसने लड़ाई छेड़ दी और एक के बाद एक जंग लड़ता चला गया। जो नेपोलियन था बैक टू बैक लड़ाई लड़े जा रहा है। कारण क्या है, जो फ्रांस था ना उसके बीच में मुकाबला हो गया इंग्लैंड के साथ, राइवल्स बन गए दोनों। जैसे आप देखोगे, आप फ्रांस और इंग्लैंड का राइवल्स है। इसके बाद राइवल्स कौन बने, अमेरिका बना और सोवियत यूनियन बन गया, फिर अमेरिका और रसिया बन गए। आखिरी तारीख में देखोगे तो इंडिया और चाइना दोनों राइवल्स हैं। हम दोनों हमारा इस मुकाबला चल रहा है कि कौन ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, ज़्यादा ग्रोथ कौन करता है, सुपर पावर कौन बनेगा दुनिया का। तो ये जो राइवल्स है ना, ये गेम चालू हो गया। इस चक्कर में नेपोलियन ने लड़ाई चालू करी और एक के बाद एक जंग जीतता चला गया। आखिरी में 1815 में जाके नेपोलियन जो था वो हार जाता है वाटरलू की लड़ाई में, और नेपोलियन का जो गेम है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट हेडिंग। हेडिंग है हमारी पहली, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी के अंदर फ्रांस की सोसाइटी किस तरीके की थी, एक बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा है रिवोल्ट के लिए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ राजा आया है 1774 के अंदर, लुइस 16 राजा आया। इसने शादी करी, 20 साल की उम्र है। इसने शादी करी विद द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी, शादी कर ली इसने, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है। उस वक्त सोसाइटी के अंदर एक डिवीज़न था। इंडिया के अंदर देखोगे तो वहाँ भी डिवीज़न था। इंडिया के अंदर कैसा था, क्षत्रिय सिस्टम था। यहाँ पे हमारे यहाँ था वर्ण सिस्टम था। हमारे यहाँ कैसा था कि जो ऊपर रहेगा वो ब्राह्मण हो गया, उसके नीचे क्षत्रिय आ जाते हैं, फिर वैश्य आ जाते हैं, फिर शूद्र आ जाते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके का सिस्टम था। लेकिन वहाँ पर क्या सिस्टम था, वहाँ पर 3 ग्रुप्स थे। पहले स्टेट में क्लर्जी ग्रुप, मतलब पोप जो हो गए, फादर जो हो गए, वहाँ के हिसाब से पंडित जो हो गए, जो वहाँ के जो क्रिश्चियनिटी के अंदर पोप होते हैं, फादर होते हैं, ये सब हो गए। अगला है नोबल्स, क्षत्रिय, दे आर फाइटर्स। इनका काम होता है कि बाहरी खतरों से देश को बचाए रखे। और जो थर्ड ग्रुप है, जो थर्ड स्टेट है, इसके अंदर बाकी जितने भी लोग हैं देश के अंदर, वो सब लोग आ जाते हैं। बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, पढ़े लिखे लोग हो गए, पीजेंट हो गए, आर्टिस्ट हो गए, मजदूर हो गए, जितने भी लोग हो गए, इसके अंदर सभी के सभी ग्रुप्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम की वजह से क्या सिस्टम, अब इस सिस्टम की वजह से कुछ कमियां निकल के आने लगी थी फ्रेंच सोसाइटी के अंदर से। क्या कमियां निकली, पहले पहले दो स्टेट्स थे, इनको कहा गया कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है, मतलब टैक्स में छूट है आप लोगों को, आप तो भाई भगवान के भेजे दूत हो, आप टैक्स काहे दोगे, बाकी जनता है ना भरने के लिए, वो टैक्स देगी यहाँ भर भर के। तो जो पहले 2 स्टेट्स थे उनको कुछ प्रिविलेज मिल रहा था ऑन दी बेस ऑफ दी देयर बर्थ, मतलब मेरिट लिस्ट कुछ नहीं था। यहाँ पे जो जिस ग्रुप में पैदा हो गया उसने सबसे मौज ले रहा था, जैसे इंडिया के अंदर सिस्टम था। अब बाकी जो ग्रुप्स थे वो लोग टैक्स पे करते थे, मतलब टैक्स पे कौन करेगा, टैक्स पे ये लोग करेंगे। और मज़े ज़्यादा कौन लेगा, मज़े दोनों ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो पैसा रहेगा, पैसा इनके पास ज़्यादा रहेगा, इनके पास पैसा कम रहेगा, तो इनको डिस्काउंट मिल रहा है। और जो बाकी थर्ड स्टेट के लोग हैं वो काम करते हैं ज़मीन पर जाके, ज़मीन में हकीकत में काम कर रहे हैं। जो पीजेंट्स हैं देश के अंदर वो खेती कर रहे हैं। जय जवान जय किसान नारे दिया था ना लाल बहादुर शास्त्री जी ने, तो यहाँ पर जो किसान है वो भी काम कर रहा है, यहाँ पर जो आर्मी है वो भी काम कर रही है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर के अंदर जाके काम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़कें बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो 2 ग्रुप्स हैं, जो पंडित हो गए, क्लर्जी हो गए, जो नोबल्स हो गए, उनका काम है सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूल करना। अब देखो जो यहाँ पे चर्च हैं वो टैक्स कैसे वसूल करते हैं, वो लगाते हैं डायरेक्ट टैक्स। वो बोलते हैं कि आप हमको तीर्थ जो है वो ला कर दे दो, इतना पैसा जो है अपनी खेती का इतना पैसा हमको एज अ टैक्स दोगे। अगला क्या है, जो थर्ड स्टेट है वो सभी लोग टैक्स देंगे राजा को, जिसका नाम है टाइल। तो मतलब राजा को भी टैक्स देना है, जो पंडित है, चर्च है, उसको भी टैक्स देना है, ऊपर से इनडायरेक्ट टैक्स भी है। जैसे आप कोई सामान लेते हो, नमक लिया, तंबाकू लिया, इंडिया के अंदर अगर कोई सामान लेते हो उस पर GST लगता है। साबुन लेने जाओगे, साबुन 8 रुपये का साबुन है, उस पर 2 रुपये आपने टैक्स दिया, तो 10 रुपये में साबुन को लेकर घर आते हो। तो यहाँ पर भी ऐसा टैक्स का सिस्टम था। नमक लेने जाओगे, 18 रुपये का नमक है, टैक्स लेकर 20 का नमक लेकर आए हो आप, 20-21 रुपये का। अभी तक जो फ्रांस के अंदर का माहौल है ना बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब बढ़ जाती है जब यहाँ पर टैक्स जो है ना, इसे सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो बढ़ा देती है। क्योंकि जो खजाना है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, सरकार के पास एक पैसा नहीं है जो गवर्नेंस किया जा सके, यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो मेंटेन किया जा सके। कारण क्या है, एक लंबे वक्त से वॉर में एंगेज्ड है फ्रांस, क्योंकि राइवल है ब्रिटेन का, और ब्रिटेन घुस गया अमेरिका के अंदर। जो अमेरिका है ना वहाँ पर चला गया कौन, ब्रिटेन, और बना लिया अपना कॉलोनी, गुलाम बना लिया। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे, गुलाम बना लिया हम लोगों को 200 साल तक, वैसे ही अमेरिका के अंदर का गुलाम बना लिया। लेकिन फ्रांस ने बोला कि नहीं भैया, ऐसे कैसे गुलाम बनाएगा भाई तू, हम यहाँ बैठे हैं ना, तो वो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने अपनी आर्मी भेजी वहाँ पर, फ्रांस ने अपनी आर्मी भेजी कहाँ पर, अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के अंदर गई और ब्रिटिशर्स को भगा दिया। और वहाँ पर उन्होंने क्या सुना, जो अमेरिकन थे ना वो लोग बात करते थे अबाउट द डेमोक्रेसी। जो वहाँ की आर्मी थी
जो फ्रांस की आर्मी थी उसने ये बात सारी सुनी, क्या बात करते हैं, डेमोक्रेसी भी होता है क्या, इस तरीके से गवर्नेंस करेंगे। ये लोग गए कहाँ पे, वापस फ्रांस के अंदर, और इन्होंने बताया अपने लोगों को कि देखो भैया अमेरिका जो है अभी भी आज़ाद हुआ है, और वो लोग बात करें कि डेमोक्रेसी आएगी, यहाँ पर लोकतंत्र आएगा, हमारे यहाँ तो राजा भी रूल कर रहा है। तो यहाँ पर जनता भड़क गई, जनता ने बोला अच्छा ऐसा भी होता है क्या, वैसे भी राजा जुल्म कर रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, चलो क्रांति कर देते हैं। तो इस तरीके से जो लुईस 16 था ना, उसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। और क्या है, जो टैक्स था ना, जो उन्होंने लोन ले रखा था, उस लोन का इंटरेस्ट रेट था 10%। बाप रे बाप, 10%, इतना ज़्यादा इन्होंने इंटरेस्ट रेट ले लिया था यहाँ पर कि चुकाते चुकाते राजा तो मर ही जाएगा। तो यहाँ पर यही हो रहा था। और क्या यहाँ पर एक्सपेंसिव जो अपना जो गवर्नेंस होता है उसका कुछ एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है। तो यहाँ पे अपनी आर्मी होती है, कोर्ट होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस होता है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा इनके पास है नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, हमारे पास लोग तो है ही ना, ये लोग टैक्स देते हैं, तो इनसे हम लोग क्या करेंगे, टैक्स वसूलेंगे और तुमको दे देंगे। बताओ कितना टैक्स चाहिए तुमको, कितना पैसा चाहिए तुमको, जितना बोलोगे उतना टैक्स हम वसूल लेंगे उनसे और तुमको पैसा लौटा देंगे। अब क्या होता है, फ्रांस के अंदर जो आबादी होती है वो बूम कर जाती है। जो आबादी पहले 23 मिलियन की थी, अब हो गई 28 मिलियन की। तो आबादी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लोग खाना मांगेंगे, बच्चे खाना खाएंगे होच मच के। तो यहाँ पर जो खाने की डिमांड है वो बढ़ गई। अब खाने की डिमांड बढ़ गई, लेकिन खर्चा बढ़ गया, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। आमदनी नहीं बढ़ी, खर्चा बढ़ गया, गरीबी में आटा गीला। अब हो जाता है गरीबी में आटा गीला कब, जब हमें सूखा पड़ गया। अब यहाँ पर समस्याएं गिनो, सूखा पड़ रखा है, खाने को नहीं है, मतलब खाना जो है वो महंगा हो गया, आमदनी जो है आबादी बढ़ने की वजह से कम हो गई है, 2 प्रॉब्लम हो गई। तीसरी ये कि जो टैक्स है वो बढ़ा दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। जो डियर गवर्नमेंट है ना, उसने टैक्स बढ़ाने के बाद, खर्चा बढ़ने के बाद सरकार, जनता बोलेगी कि अब कर दो क्रांति। क्योंकि अब क्या होता है, जितने पीजेंट्स होते हैं, वर्कर होते हैं, ये सब लोग एक साथ आ जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्स एंड द फूड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर देखो पीजेंट्स क्यों आए हैं, वर्कर्स क्यों आए हैं, क्योंकि जो एक मजदूर आदमी है ना, वो काम करता है सुबह से लेकर शाम तक, और फिर शाम को दिहाड़ी देता है 400 रुपये 500 रुपये, अपने घर चला जाता है। उसका यही जीवन है, वो दिन में कमाता है और रात को खाता है, बस उसका यही जीवन है। लेकिन अब यहाँ पे आमदनी कम हो गई और खर्चा बढ़ गया है, उसका गुजारा हो नहीं रहा है। जो किसान है उसका गुजारा नहीं हो रहा है, खून पसीना बहा रहा है, खेती कर रहा है, सबको खिला रहा है, लेकिन खुद खाने के लिए पैसा नहीं है उसके पास। तो ऐसे हालात देखकर जो किसान था, जो वर्कर था, वो घर से बाहर निकला। उसने कहा कि अब तो भैया खेला होगा, खेला हो वो। अब देखो यहाँ पे झुंड हो गया है, लोग इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन लीडरशिप नहीं है। और लीडरशिप किसको बोलते हैं बताता हूँ तुमको। जो बकरियाँ होती है ना, जो बकरियाँ होती है, अगर उन सबके झुंड के बीच में अगर एक शेर खड़ा हो जाए ना, तो वो बकरियाँ ना वो शेर समझती है, क्योंकि उनका लीडर जो है ना वो शेर है। तो अगर लीडर मजबूत होता है तो जो लोग होते हैं ना वो अपने आप मजबूत बन जाते हैं। और यहाँ पर कई सारे लीडर्स निकल कर आएंगे फ्रॉम द 3rd स्टेट। तो 3rd स्टेट के अंदर वो लोग जिनके पास थोड़ा सा पढ़े, जो जिनके थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग नए नए आइडियाज़ को डेवलप करेंगे। सोचेंगे कि हाँ भैया ये राजा जो है कैसा कि बैठे गद्दी पे, क्या अधिकार है इस बच्चे का जो ये राजा बनेगा बड़ा होकर, या फिर क्या इसने ऐसा ले रखा है, भगवान ने क्या दिया है इसको जो राजा यही बनेगा, हम नहीं बन सकते राजा। तो इस तरीके जो आइडियाज़ है ना वो डेवलप होने की शुरुआत होती है। फिर ये लोग बोलते हैं कोई भी ग्रुप प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। अब कोई भी बच्चा राजा के परिवार में पैदा होता है, इसमें उस बच्चे की क्या कामयाबी है, कोई भी कामयाबी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गलती से बच्चा वहाँ पर पैदा हो गया, बस ये कॉन्सिडेंसेस होता है। और क्या होता है, भगवान बैठ के हिसाब सुन लेता है कि कहाँ बच्चा कौन सा पैदा होगा, मोहर लगा के भेजता है कि बच्चा हाँ भैया राजा बनेगा तू, या फिर तू यहाँ पर सिर्फ झाड़ू मारेगा, मोहर तो नहीं है कहीं पर भी। तो इन्होंने कहा अब जो भी काबिल होगा, यानी कि जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आगे बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वहीं आगे जाएगा। अब चाहे राजा का बच्चा हो या फिर एक झाड़ू मारने वाला, पोछा मारने वाला बच्चा हो, अगर उसके अंदर काबिलियत है तो वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और एक लंबे वक्त तक जो पार्टी रूल कर रही थी उसका जो वंशज है वो भी आज ओपोजिशन में आ सकता है। तो ये डेमोक्रेसी का ही खेल है। और क्या आइडिया निकले, यहाँ पे से आइडिया निकली फ्रीडम के। इन्होंने कहा कि हमको आज़ादी चाहिए, हम जो मन में आए वो बोल सकते हैं, राजा के खिलाफ हो, राजा के सपोर्ट में हो, जो मन में हम बोल सकते हैं। इक्वल लॉ होना चाहिए, अगर राजा कोई क्राइम करता है तो उसके लिए सब माफ़ है, सब गलती माफ़। जो नियम रहेंगे, जो रूल्स रहेंगे ना, वो सबके लिए बराबर रहेंगे। और इन्होंने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके लिए। अगर आप राजा का जो बच्चा है, अगर आप राजा बन सकते हो तो हम भी बन सकते हैं, ऐसा होना चाहिए नियम। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। अब देखो ये जो आइडियाज़ है ना, ऐसा नहीं किसी एक ने बस बैठ के सब आइडियाज़ सोच लिए, किताब लिखी और छाप दिए, बोले जाओ भैया ये सब पढ़ो। अलग अलग फिलोसफर्स आए थे,
अलग अलग आइडिया लोग निकल कर आए, अलग अलग पढ़े लिखे लोग आए, उन्होंने आइडियाज़ दिए, उन्होंने बुक लिखी। उसके बाद जाके लोगों की जो है ना दिमाग में बात आई कि हाँ भैया ऐसा भी तो हो सकता है, डेमोक्रेसी भी आ सकती है, फ्रीडम भी आ सकता है, इक्वलिटी भी आ सकती है। तो कुछ फिलोसफर्स ऐसे हैं, पहला है जॉन लोक। इन्होंने एक बुक लिखी ट्रू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इस बुक के अंदर इन्होंने बात की थी डिवाइन के बारे में, एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की के बारे में। अब देखो ये जो फिलोसफर्स हैं, इनकी बुक है, इनके जो आइडियाज़ है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आ सकता है एग्जाम के अंदर मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर या फिर 1 नंबर के अंदर ये बुक किसने लिखी थी, क्या आइडिया था इस बुक के अंदर, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले हैं रूसियो। इन्होंने किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। इन्होंने इसमें बात करी थी वोटिंग राइट्स के ऊपर और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर। अगले हैं मोंटेस्क्यू। इन्होंने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ये बुक का जो आइडिया था वो ये था डिवीजन ऑफ द पावर्स। आज भी जो हमारी गवर्नमेंट है इसी आइडिया पे काम कर रही है। जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इसी आइडिया पे काम कर रहा है। लेजिस्लेटिव रहेगा, एग्जीक्यूटिव रहेगा, जुडिशरी रहेगा, इस तरीके से पावर को डिवाइड किया जाएगा बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। आगे क्या होता है, लोग पढ़ते हैं अमेरिका के संविधान। अमेरिका के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, तो ये लोग देखते हैं अमेरिका के बारे में। जो अमेरिका है जहाँ से हमने देख कर रिवोल्ट की शुरुआत करी है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है इन्होंने देखा। तो वहाँ इन्होंने देखा कि कुछ इंडिविजुअल राइट्स हैं, मतलब बिल ऑफ राइट्स दे रखे हैं। जैसे इंडिया के अंदर है फंडामेंटल राइट्स, कि हाँ भैया मैं बोल सकता हूँ, मैं आ जा सकता हूँ, मेरे पास कुछ राइट्स हैं, वो राइट्स मेरे ही हैं, मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद आ जाए, मुझसे छीन नहीं सकती है। तो ये जो आइडियाज़ थे ये लोगों के कानों में गए, भैया ऐसी चीज़ें भी होती है दुनिया के अंदर, हमको तो मालूम ही नहीं है। हम आज भी यहाँ पर नारियल छिलके बेच रहे हैं, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। ये लोग पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, लेकिन जानकारी फैल कैसे रही है? ये सोशल मीडिया नहीं है, फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम कुछ है नहीं, तो ये जो आइडियाज़ हैं ये फैलेंगे कैसे? तो जो सैलून की जो दुकान थी, जो बार्बर था, जो नाई था, वहाँ पर क्या है ना भीड़ हो ज़्यादा होती है। संडे को जाओ तो और माथा घूम जाता है, नंबर ही नहीं आता है वहाँ पे। तो यहाँ पर जब लोग बैठे हैं खाली, तो लोग बात कर रहे हैं ऐसे, और बताओ भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, डेमोक्रेसी खोज रहे हैं, मिलती ही नहीं है, पता नहीं देश में कब आएगा। अच्छा डेमोक्रेसी ये क्या चीज़ है? तो बात कर रहे हैं लोग, मालूम पड़ रहा है कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। अमेरिका के अंदर आ गई है, हमारे देश में नहीं आई है। कॉफ़ी पीने जाते हैं लोग तो कॉफ़ी पे वक्त बात करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी आनी चाहिए देश के अंदर। बुक्स प्रिंट होने लग गए हैं, न्यूज़पेपर छप रहे हैं कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए। रीडिंग करते हैं तेज तेज ग्रुप के अंदर, ताकि वो इंसान जो पढ़ नहीं सकता है उस तक ये बात पहुंच जाए कि हाँ भैया देखो डेमोक्रेसी आ रही है, इंडिविजुअल राइट्स आ रहे हैं, ये कुछ चीज़ें आ रही हैं जो हमारे देश के अंदर होना चाहिए। और फिर ये खबर इनको मिलती है कि जो लुईस 16 है वो प्लान कर रहा है टैक्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अब इनको मालूम पड़ा कि भैया जो लुईस 16 है ना और खून चूसने वाला है, तो इन्होंने तय किया कि अब हम रिवोल्ट करेंगे एकदम खतरनाक वाला, और ऐसा रिवोल्ट करेंगे कि राजा को उठा के पटक देंगे। तो ये पार्ट नंबर जो 1 था इसमें यहीं तक। पार्ट नंबर जो 2 रहेगा इसमें हम लोग क्रांति लाएंगे, रिवोल्ट करेंगे और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करके दिखाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।